क्या आशीष चंचलानी की एकाकी में कार्तिक ही असली विलन है? और क्या आर्यन को एलियंस ने नहीं बल्कि खुद उसके दोस्त ने फंसाया है? आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के उन गहरे राजों को खोलेंगे जिन्हें आपने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा, चाहे वो नोप मूवी का खतरनाक रेफरेंस हो या वो 7 सेकंड का रहस्य। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज की थ्योरी आपके होश उड़ा देगी। नमस्ते दोस्तों, एकाकी का चैप्टर 4 देखने के बाद हमें अपने कई पुराने सवालों के जवाब तो मिल गए हैं, लेकिन सच कहूँ तो इस चैप्टर ने हमारे सामने उससे भी कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हर किसी के मन में बस यही चल रहा है कि क्या वाकई कार्तिक एलियंस के साथ मिला हुआ है? क्या ये एलियंस उसे किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर कहानी में कोई और भी है जो इन एलियंस का साथ दे रहा है? इस चैप्टर को देखने के बाद पहली नजर में तो बहुत से लोगों को यही लगा होगा कि कार्तिक बिल्कुल बेगुनाह है और उसका इन सब से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन रुकिए, हकीकत वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। असल में सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत हो सकती है। मुझे तो पूरा अंदेशा है कि कार्तिक ही वो शख्स है जो एलियंस के साथ अंदर ही अंदर मिला हुआ है। अब मैं ऐसा दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ, इसका पूरा खुलासा मैं इसी वीडियो में आगे करूंगा। इसके साथ साथ इस चैप्टर में हमें एलियन मूवीज के कई शानदार रेफरेंस दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ पुरानी इंडियन फिल्मों की झलक भी इसमें बहुत ही समझदारी से पिरोई गई है। तो आज हम एक एक करके उन सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स की पड़ताल करेंगे जो शायद आपकी नजरों से बच गए होंगे। कार्तिक के बारे में तो गहराई से बात करेंगे ही, लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड्स का एक रिकैप दिखाया जाता है। एक बात आप हमेशा गौर करना कि किसी भी सीरीज के रिकैप में सिर्फ वही सीन चुने जाते हैं जिनका आगे की कहानी से बहुत गहरा नाता होता है। इस बार के रिकैप में पिंकू का वो सीन दिखाया गया है जहां वो कहता है कि पूरी दुनिया को छोड़कर ये एलियंस इंडिया में ही क्यों आए। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश में या इस खास जगह पर कुछ तो ऐसी चीज मौजूद है जो इन एलियंस को हर हाल में चाहिए। हो सकता है कि वो रहस्यमयी चमकती हुई चीज यानी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट ही इनका असली मकसद हो। अब वो असल में क्या है ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। शायद वो चमकती हुई चीज ही इन एलियंस का मुख्य लक्ष्य हो। अब बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ जहां उन्हें घर के अंदर से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। शुरुआत में तो सब डर जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो कोई एलियन नहीं बल्कि तन्नी था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब करण पानी की बोतल अंदर फेंकता है तो सबको ये गलतफहमी हो जाती है कि एलियन ने पानी पी लिया है। यहीं पर कार्तिक एक डायलॉग बोलता है कि ये एलियन तो प्यासा लगता है। दोस्तों गौर कीजिए, क्योंकि ये साल 2015 में आई फिल्म थर्स्ट एक सीधा इशारा हो सकता है। वो भी एक एलियन फिल्म थी जिसमें एक ऐसे जीव को दिखाया गया था जो प्यासा तो था लेकिन पानी का नहीं बल्कि खून का। वो इंसानों का शिकार करता था। तो मुमकिन है कि आशीष चंचलानी ने उस फिल्म का रेफरेंस यहाँ जानबूझकर दिया हो। इसके बाद एक ऐसी चीज दिखाई जाती है जिसे शायद आपने गौर न किया हो। जब तन्नी भूख के मारे घर का सारा राशन खत्म कर देता है और खाने को कुछ नहीं बचता, तब आर्यन अचानक से कार्तिक के उस अजीबोगरीब प्लान को सीरियसली लेने लगता है। याद कीजिए चैप्टर 3 में कार्तिक ने मजाक में या शायद गंभीरता से आर्यन से कहा था कि अगर राशन खत्म हो गया तो हम जशु को ही खा लेंगे क्योंकि वो काफी सेहतमंद और न्यूट्रिशियस है। उस वक्त तो ये बात हंसी मजाक लग रही थी, लेकिन अब आर्यन इसे सच मानने लगा है। तभी तो वो जशु को सलाह देने लगता है कि उसे अपनी त्वचा पर मस्टर्ड सॉस यानी सरसों की सॉस लगानी चाहिए क्योंकि वो स्किन के लिए अच्छी होती है। लेकिन असल में ये जशु को मैरिनेट करने जैसा है ताकि वक्त आने पर उसे खाया जा सके। ये सीन हंसाता भी है और साथ ही ये भी दिखाता है कि आर्यन कितनी आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है। यहाँ आर्यन और जशु के बीच की बातचीत को देखकर एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि आर्यन का दिमाग बहुत जल्दी दूसरों के प्रभाव में आ जाता है। वो कितनी आसानी से किसी की भी बातों में आकर मैनिपुलेट हो जाता है, ये गौर करने वाली बात है। आखिर आर्यन के इस भोलेपन का आगे कहानी में क्या नुकसान होगा, इसके बारे में हम वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं एक और दिलचस्प थ्योरी की तरफ। आपने गौर किया होगा कि तन्नी चॉकलेट को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल नजर आ रहा है। दोस्तों ये एलियंस की दुनिया से जुड़ा एक बड़ा मेटाफर यानी संकेत हो सकता है। अगर आपने मार्वल की वेनम फिल्में देखी हैं या उनकी कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वेनम जो कि खुद एक एलियन है उसे चॉकलेट बहुत पसंद होती है। तो क्या तन्नी का ये चॉकलेट प्रेम इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो खुद एक एलियन है या फिर वो उनके साथ मिला हुआ है? हालांकि इसके आसार थोड़े कम लगते हैं, लेकिन इस समानता को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सीन के बीच में धड़कन फिल्म का गाना बजना काफी अजीब था, जिसका मकसद शायद माहौल में थोड़ा मजाक पैदा करना हो। साथ ही यहाँ जॉनी लीवर की पुरानी फिल्म का वो मशहूर राम राम वाला रेफरेंस भी दिया गया है जो काफी मजेदार था। लेकिन कहानी में असली सस्पेंस तब शुरू होता है जब ये लोग तन्नी को जंजीर से खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ कार्तिक अचानक एक बहुत ही सटीक बात कहता है कि हमारे पास इसे खींचने के लिए सिर्फ 7 सेकंड है। अब सोचने वाली बात यह है कि कार्तिक के पास ये 7 सेकंड का ही आंकड़ा कहाँ से आया? क्या उसे पहले से पता है कि यूएफओ के नीचे अगर कोई चीज 7 सेकंड से ज्यादा रुकती है तो वो उसे अपनी ओर खींच लेता है? अगर कार्तिक को ये बात पता है तो इसका मतलब साफ है कि उसका एलियंस के साथ कोई न कोई पुराना और गहरा कनेक्शन जरूर है। अगर कोई भी इंसान खुले आसमान के नीचे जरूरत से ज्यादा देर तक रुकता है
तो एलियंस उसे अपना शिकार बना लेंगे। मुमकिन है कि कार्तिक को इस खतरे का अंदाजा पहले से ही था। वैसे ये मेरी अपनी एक थ्योरी है जो गलत भी साबित हो सकती है। आप लोगों को क्या लगता है कि 7 सेकंड के पीछे का असली रहस्य क्या है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं उस खास सीन की जहां कार्तिक एक मास्टर प्लान तैयार करता है। उसका कहना है कि अगर वे खुद को किसी तरह कैमोफ्लेज यानी आसपास के माहौल में छुपा लें तो वे यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। कार्तिक का प्लान सीधा था, वो और आर्यन पीसीओ तक जाएंगे, पुलिस को फोन करेंगे और मदद मांगेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप कहानी को गहराई से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक का इरादा कभी पुलिस को फोन करना था ही नहीं। उसका असली मकसद तो बस किसी भी तरह आर्यन को घर की सुरक्षा से बाहर खुले में लाना था ताकि एलियंस उसे आसानी से उठा सकें। पर सवाल ये उठता है कि कार्तिक सिर्फ आर्यन के पीछे ही क्यों पड़ा है? अगर आप चैप्टर 2 को याद करें तो वहाँ भी कार्तिक आर्यन को ही पीसीओ ले जाने की जिद कर रहा था, लेकिन तब ऐन वक्त पर तन्नी उसके साथ चला गया। इस बार कार्तिक ने कोई रिस्क नहीं लिया और साफ कह दिया कि इस बार तो आर्यन ही चलेगा। आखिर आर्यन में ऐसा क्या खास है जो कार्तिक उसे ही बाहर ले जाने पर तुला है? इसका जवाब हमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में मिले उन छोटे छोटे संकेतों में मिलता है। याद कीजिए वो कलाई अरासी मूवी का पोस्टर जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। उस फिल्म की कहानी ही यही थी कि एलियंस धरती पर आते हैं ताकि वे किसी आर्टिस्ट यानी कलाकार का अपहरण कर सकें। और हमारे इस सीरीज में आर्यन एक कंटेंट क्रिएटर है जो वीडियो बनाता है। देखा जाए तो वो भी एक कलाकार ही है। तो क्या एलियंस का असल निशाना आर्यन ही है? और क्या कार्तिक उनके लिए एक एजेंट का काम कर रहा है? आर्यन एक कंटेंट क्रिएटर है, वो व्लॉग्स और रील्स बनाता है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो वो एक कलाकार है और इसी वजह से एलियंस उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अब अगर हम इस नजरिए से देखें तो कार्तिक का आर्यन को बार बार बाहर ले जाने की जिद करना बहुत संदेहास्पद लगता है। क्या कार्तिक वाकई एलियंस का मोहरा बन चुका है? मेरी वह थ्योरी कि कार्तिक ही असली विलन है यहाँ और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। गौर कीजिए, जब ये दोनों जैसे तैसे पीसीओ पहुँचते हैं और पुलिस को फोन मिलाते हैं तो कार्तिक का व्यवहार कितना अजीब होता है। वो पुलिस को साफ लफ्जों में ये क्यों नहीं बताता कि उन पर एलियंस ने हमला किया है? आर्यन उसे बार बार टोकता है कि सीधी बात कर, लेकिन कार्तिक जानबूझकर बातों को गोल गोल घुमाता रहता है। इसे देखकर तो यही लगता है कि उसका इरादा कभी पुलिस से मदद मांगने का था ही नहीं। उसका असली मकसद सिर्फ आर्यन को सुरक्षा के घेरे से बाहर लाना था ताकि एलियंस उसे आसानी से उठा सकें। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब कार्तिक ने ऐसी कोशिश की हो। याद कीजिए चैप्टर 1 का वो दृश्य जहाँ कार्तिक आर्यन को मुसीबत में अकेला छोड़ देता है और बड़े ही ठंडे अंदाज में कहता है कि ठीक है, मत मर। फिर चैप्टर 2 में भी उसने आर्यन को पीसीओ ले जाने की पूरी कोशिश की थी। यानी शुरुआत से ही कार्तिक आर्यन को एलियंस के जाल में फंसाने की साजिश रच रहा है। इस बार भी उसका प्लान यही था कि वो आर्यन को लेकर खुले आसमान के नीचे जाए, लेकिन आर्यन का वो चारपाई वाला आइडिया बीच में आ गया। मुमकिन है कि इसी चारपाई की ओट की वजह से कार्तिक का ये प्लान फेल हो गया और एलियंस उन्हें देख नहीं पाए। ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि कार्तिक पूरी तरह से एलियंस के इशारों पर नाच रहा है। ऐसा लगता है कि ये सारी साजिश एलियंस ही कार्तिक के जरिए अंजाम दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या उन्होंने कार्तिक के दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित कंट्रोल कर लिया है या फिर उसे किसी मजबूरी के तहत ब्लैकमेल किया जा रहा है? सच जो भी हो, पर एक बात तो पक्की है कि कार्तिक के तार कहीं न कहीं इन एलियंस से जुड़े हुए हैं और जब उसका ये प्लान नाकाम हो जाता है तब हमें एलियंस का गुस्सा देखने को मिलता है, जहां वे आसमान से सामानों की बारिश शुरू कर देते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो यूएफओ से जो भी चीजें नीचे गिर रही थीं, वे सभी निर्जीव यानी नॉन लिविंग चीजें थीं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये साफ तौर पर हॉलीवुड फिल्म नोप की याद दिलाता है। पूरी की पूरी सीरीज उसी फिल्म के कॉन्सेप्ट से काफी प्रभावित नजर आती है, क्योंकि उस फिल्म में भी एलियंस इंसानों और जानवरों को तो निगल लेते थे, लेकिन धातु और बाकी बेजान चीजों को कचरे की तरह बाहर फेंक देते थे। यही नहीं, बीच में जो एक कटा हुआ हाथ दिखाया गया था, मुमकिन है कि वो कार्तिक को दी गई एक आखिरी चेतावनी हो। अब यहाँ मेरे पास एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प थ्योरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि कार्तिक के लापता मामा असल में एलियंस की कैद में हो और एलियंस कार्तिक को मजबूर कर रहे हो कि अगर उसने आर्यन को उनके हवाले नहीं किया तो उसके मामा का अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा उस कटे हुए हाथ का हुआ? मुझे पता है कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कहानी जिस मोड़ पर है वहाँ कुछ भी मुमकिन है। आपको इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। इसके बाद कार्तिक का वो डायलॉग कि एलियंस शरीर के अंदर अंडे छोड़ देते हैं, ये भी एक क्लासिक एलियन फिल्म का रेफरेंस है। साल 1979 में आई मशहूर फिल्म एलियन में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था, जहां एलियंस इंसानी शरीर को अपना होस्ट बनाकर उसके अंदर पनपते थे। तो देखा जाए तो आशीष ने बारीकी से इन पुरानी फिल्मों के डर को अपनी कहानी में पिरोया है। साल 1979 की उस मशहूर फिल्म की कहानी भी कुछ इसी तरह की थी, जहाँ एलियन इंसानी शरीर को एक होस्ट की तरह इस्तेमाल करता था। वो जीव इंसान के गले के जरिए शरीर के अंदर एक जेनोमॉर्फ एम्ब्रियो यानी एक तरह का भ्रूण डाल देता था। यह बिल्कुल एक
अंडे जैसा ही होता है जो कुछ समय बाद शरीर के अंदर ही पनपता है और अंत में अपने होस्ट की जान लेकर उसके सीने को फाड़कर बाहर निकल आता है। कार्तिक का वो डायलॉग यकीनन इसी डरावनी फिल्म की तरफ एक इशारा था। वैसे इस गंभीर माहौल के बीच आशीष ने एक बहुत ही मजेदार सीन भी डाला है। यहाँ उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी यूट्यूब चैनल्स को रोस्ट कर दिया है जो दिन रात अजीबोगरीब थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसी वीडियो बनाते रहते हैं। आशीष का वो डायलॉग की एलियन नहीं कोई गणित की इक्वेशन हो गई वाकई काफी फनी था और कहीं न कहीं हम जैसे थ्योरी बनाने वालों पर एक प्यारा सा तंज भी था। अब बात करते हैं उस आखिरी सीन की जिसने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। आखिर वो रहस्यमयी साया किसका था? अभी तक ये साफ नहीं है कि वो कोई एलियन है या फिर कोई ऐसा इंसान जो इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। इसका असली सच तो हमें चैप्टर 5 में ही पता चलेगा जो इस सीरीज का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। एंड क्रेडिट्स में दिखाए गए कुछ सीन साफ इशारा कर रहे हैं कि आखिरी चैप्टर में सभी किरदारों की हालत बहुत खराब होने वाली है। मुझे ऐसा अंदेशा है कि फाइनल चैप्टर में हमें पूरी कहानी की बैक स्टोरी यानी पिछला इतिहास भी दिखाया जाएगा। ट्रेलर में जो हमने गाँव वालों को मशाले लेकर जंगल की तरफ जाते देखा था वो शायद इस पूरी मुसीबत की शुरुआत की झलक हो सकती है। वहाँ हमें वो केयर टेकर भी नजर आता है जिससे ये थ्योरी और मजबूत होती है कि कहानी का सीधा ताल्लुक उस गांव के पुराने अतीत से है। हो सकता है कि हमें इन सभी किरदारों का कोई पुराना कनेक्शन या फ्लैशबैक भी देखने को मिले। अगर आपको ट्रेलर का वो सीन याद हो जहां सब लोग एक पुराने पेड़ के पास खड़े होकर किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वहाँ एक बहुत ही बारीक डिटेल है। गौर कीजिए वो शॉट दिन के उजाले का है और तन्नी ने वहाँ पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन चैप्टर 4 में तो तन्नी की वो टी शर्ट फट चुकी थी। इसका सीधा सा मतलब है कि वो सीन कोई फ्लैशबैक यानी पुरानी याद होने वाला है। साथ ही अगले चैप्टर में हमें कुणाल छाबड़िया का किरदार भी देखने को मिल सकता है। ट्रेलर में जेल के अंदर जो शख्स दिख रहा है पूरी उम्मीद है कि वो कुणाल ही होंगे। रही बात रोहित शेट्टी वाले सीन की तो मुझे नहीं लगता कि उसका कहानी से कोई गहरा लेना देना है। वो शायद सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन या फैन सर्विस के लिए एक इमेजिनेशन मात्र था। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, आखिरी चैप्टर यानी द कॉन्करर की रिलीज डेट। हालांकि अभी कोई आधिकारिक तारीख नहीं आई है, लेकिन अगर हम आशीष चंचलानी के रिलीज पैटर्न को समझें तो एक गणित निकल कर आता है। देखिए, पहला चैप्टर 27 नवंबर को आया, दूसरा 11 दिन बाद 8 दिसंबर, तीसरा 13 दिन बाद 21 दिसंबर और चौथा 15 दिन बाद यानी 5 जनवरी को। अगर आप ध्यान दें तो ये लोग 11, 13, 15 जैसे ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याओं का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इस हिसाब से अगला चैप्टर 17 दिन बाद आना चाहिए, यानी कि 22 जनवरी वो तारीख हो सकती है जब हमें इस सीरीज का महा क्लाइमैक्स देखने को मिले। तो दोस्तों, ये था एकाकी चैप्टर 4 का मेरा पूरा विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने भी इस एपिसोड में कोई ऐसी बात नोटिस की है जो मुझसे छूट गई हो तो कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की थ्योरीज वाकई